Namaskar, this is Kapildev Sharma and welcome to my YouTube channel English by Kapildev Sharma. This time with a different series specifically for banking examinations or say those students who are preparing for bank examinations. हाँ, अभी तक मैंने आपको जितनी चीजें पढ़ाई हैं उनमें नाउन पढ़ा चुका हूँ, ग्रामर सेक्शन कह दीजिए, प्रोनाउन पढ़ा चुका हूँ, एडजेक्टिव्स कंप्लीट हो चुके हैं, आर्टिकल्स फिनिश हो चुके हैं और वर्ब्स का कुछ फ्रैक्शन फिनिश किया जा चुका है। जो लोग प्रीमियर में इस वीडियो को देख रहे हैं, वर्ब्स फिनिश नहीं हुई है, बहुत डिटेल में है, आगे बहुत जल्द आपको वर्ब का वीडियो भी मिल जाएगा। लेकिन आई कम टू नो कि आप में से कई लोग स्टेनोग्राफर का एग्जाम है, ये एग्जाम है, वो एग्जाम है, तो हाँ जितने लोग कनेक्टेड हैं, कई बैंकिंग के हैं, कई एसएससी के हैं और भी स्पोकन के टर्म्स में हैं, इसीलिए मैंने वोकैबुलरी की भी क्लास रखी, इडियम फ्रेजेस की भी क्लास रखी, एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी दिखाए थे आपको, वन वर्ड्स की भी क्लास रखी है। और जो फंक्शनल इंग्लिश है, जो मुझे कहना पड़ेगा कि हाँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ इंग्लिश इन टुडेज सिनेरियो और से टुडेज एग्जामिनेशंस, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट और आरसीज। तो एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें क्या पैराजम्बल्स, आरसीज और क्लोज टेस्ट को भी मेरे साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर आई विल बी मार्किंग यू सम फॉर्मुलेशंस विद द हेल्प ऑफ देम, यू विल बी एबल टू मार्क देम प्रिसाइजली, एक्यूरेटली फॉर योर एग्जामिनेशंस। This video is specifically for banking aspirants or say for bank examinations. एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक और वीडियो मार्क करूंगा और ऐसे कई वीडियोस आपके लिए रखना चाहूंगा जहां पर एसएससी के एस्पिरेंट्स भी अपनी आरसी, क्लोज टेस्ट इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, बैंकिंग के जो स्टूडेंट्स हैं आपको तो ये पढ़ना ही है, आपके एग्जाम में आता है। जो लोग एसएससी के हैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, कि आप इन वीडियोस को जरूर देखें, बिकॉज थोड़ा बेहतर सॉल्व कर लेंगे तो आपके एसएससी के एग्जाम्स के पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट और आरसी आपसे 100% सॉल्व हो जाएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा एक्सपीरियंस है, आप चाहें प्लीज देख लीजिएगा, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि बैंकिंग के जो आरसीज आते हैं, जो पैराजम्बल्स आते हैं, जो क्लोज टेस्ट आते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट आते हैं व्हेन इट कम्स टू एसएससी, इनसे अगर कंपेयर करें तो आप प्लीज इसे देखिए, काफी चीजें आप इससे सीखेंगे, बिकॉज एसएससी वालों के लिए लास्ट लाइन, हर साल एसएससी का लेवल चेंज होता है और बढ़ता जा रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते हमारा एसएससी है, हमें बैंक से मतलब नहीं है, वो भी अपना लेवल हमेशा इंक्रीज करते जा रहे हैं। एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन फॉर पैराजम्बल्स। लेट मी मेंशन वंस अगेन that yes, this is a practice series in which I'll be talking about paraजम्बल्स, RCs and close test step by step. So you'll be having some videos from my side, they'll be having the questions only, I'll be uploading the explanation as well as description in detail. कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें इसी सेट के क्वेश्चंस थे, अगर आपने वो नहीं लगाए हैं तो वहां से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद यहां से अपने एक्सप्लेनेशन और बाकी वीडियोस डिटेल में देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको डिटेल में ऐसे और भी वीडियोस मिल जाएंगे, फॉर बैंक डिफरेंट, फॉर एसएससी डिफरेंट। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन ऑफ पैराजम्बल्स स्पेसिफिकली फॉर बैंक एग्जामिनेशंस। आप मुझे चाहें तो बाकी हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, दैट्स माय इंस्टाग्राम आईडी इफ यू विश टू, कपिल म्यूजिक बॉय, म्यूजिक का थोड़ा सा शौक है, एट ट्विटर विद द सेम नेम कपिल म्यूजिक बॉय, एट टेलीग्राम, हाँ आपको मतलब शायद ना हो कि ठीक है यार वो पर्सनल लाइफ है इंस्टाग्राम या ट्विटर, लेकिन हाँ आप में से कई लोगों को डाउट जरूर होती है, हर किसी को होती है, मुझे भी डाउट रहती है, तो आप मेरे चैनल पर मुझे ज्वाइन कीजिए प्लीज, टेलीग्राम पर, विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिलदेव शर्मा, जहां पर ग्रुप भी है, आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं, अपनी डाउट्स बाखूबी पूछ सकते हैं और मेरी कब कौन सी क्लास है उसके नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिलते रहेंगे। सो प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिलदेव शर्मा। इफ यू विश टू, यू कैन फॉलो मी एट फेसबुक एज वेल विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिलदेव शर्मा। And yes, I'm a plus educator at Unacademy, so you can follow me at Unacademy as well with my name English by Kapildev Sharma, और Unacademy India's largest and cheapest online learning platform। अगर आप चाहें फॉर बैंक, एसएससी, यूपीएससी, सीडीएस, जो एग्जामिनेशन आप चाहें उसकी तैयारी के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज कपिल शर्मा, KAPILSHARMA, एंड यू विल गेट अ फ्लैट डिस्काउंट यूजिंग दिस रेफरल कोड, चाहे आप एसएससी, बैंक या किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो एक बार चेक कर लीजिएगा अनअकैडमी, लास्ट में मैं आपको डिटेल वापस मार्क कर दूंगा। कुछ जो बेसिक्स फॉलो हो सकते हैं फॉर पैराजम्बल्स इन इंग्लिश, द ऑनेस्टी इज कि ऐसा कोई रूल नहीं है जिससे कि आप पैराजम्बल्स को 100% करेक्ट कर पाएं, लेकिन हाँ ये कुछ चीजें हैं जो मैं हेल्प करेंगी अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए और साथ साथ अपनी टाइम लिमिट को कम करने के लिए, कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट आंसर्स कैसे दे सकते हैं। नो वन इज परफेक्ट, लेकिन ये कुछ चीजें आपको काम आ सकती हैं। दी ओपनिंग स्टेटमेंट आप भी जानते होंगे, मैं एक बार नोटिफाई कर दूं बिकॉज ये फर्स्ट वीडियो है, बाकी वीडियोज में थोड़ा थोड़ा कम करके मैं इन चीजों को मार्क कर दूंगा। सेंटेंस और पैसेज खुद दिखाते हैं कि उन्हें किस चीज की नीड है, नॉर्म्स नॉर्मली चलते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस 100% आरसीज के रूल हो ही नहीं सकते, बट हाँ
The opening statement must stand alone. It should be an independent one. जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिसको प्रीवियस स्टेटमेंट से कोई इंफॉर्मेशन लेने की बात है, जो किसी का और फर्दर पॉइंट बढ़ाता है. इट मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट वन, और उसमें किसी भी ऐसी चीज की जरूरत ना हो जो प्रीवियस सेंटेंस से रिलेट हो सकती है. इट शुड नॉट हैव प्रोनाउंस इन जनरल. Those who are preparing for banking, ये वीडियो उसी के लिए है. तो आपके एग्जाम में प्रोनाउन से स्टार्ट हो सकते हैं. वो जमाना गया जब वो सिंप्लिसिटी फॉलो होती थी. हाँ, अगर किसी का नाउन मेंशन है तो फिर प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन अगर नाउन कहीं मेंशन नहीं है, 6 के 6 स्टेटमेंट प्रोनाउन के हैं, तो आप वहां पर प्रोनाउन से भी स्टार्ट कर सकते हैं. ऐसा कोई रूल नहीं होता कि फर्स्ट स्टेटमेंट प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं हो सकता. जनरली नहीं होता, बट इट मे स्टार्ट. इट शुडंट हैव कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स. हाउएवर, ऑल्दो, बट, ऐसा कॉन्ट्रास्ट दिखाने वाले, बिकॉज इनके पहले कोई चीज बात बताई गई होगी, उसके बाद इनमें कॉन्ट्रडिक्शन है, वो चीज पहले लिख दीजिए. फर्स्ट स्टेटमेंट डायरेक्टली हाउएवर ऑल्दो से स्टार्ट लगभग नहीं होता. हो सकता है अंडर सम सर्कमस्टेंसेस. और वर्ड्स इंडिकेटिंग कंटिन्यूएशन, फर्दर, एडिशनली, फर्दरमोर, इन एडिशन टू, ऐसी चीजें वहां पर फर्स्ट ऑप्शन में नहीं होती, बिकॉज वो किसी और को ऐड करेगा, तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है. सेकंड आप बाद में लिखिए. वर्ड्स लाइक हैंस, रिजल्ट ऑफ समथिंग, देयरफॉर, रिजल्ट ऑफ समथिंग, सो, शुडंट बी द फर्स्ट वन. इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद द नेम ऑफ अ पर्सन और कंपनी, generally there's a probability you can call it may be the first statement in the paragraph. I'm not stating that will be the first statement, that may be, it's a mere possibility that that is going to be the very first statement in the given paragraph. अगर कोई statement नाम से, quotation से, ऐसी चीजों से start होता है, possibility बढ़ जाती है कि वो first हो सकता है. Please इन शब्दों का ध्यान रखिएगा. You can follow to link them. Acronym approach. Acronyms are, we all know, for example, USA for United States of America, LED for light emitting diode, etc. So if you are given United States of America and USA, prefer United States of America first, after which USA can be written. अगर आपको acronyms दिए हैं तो पहले अगर उसका full form है वो लिखा जाएगा, उसके बाद उन acronyms को इस्तेमाल किया जा सकता है. कहीं BCCI लिखा है और उसकी पूरी full form है तो पहले full form mention कर दीजिए, उसके बाद आप acronyms use कर सकते हैं. It's going to help you a lot. Follow the time sequential approach, or you can call it chronology. अगर कभी आपको टाइम दिया है तो ऑब्वियसली जो चीजें 1950s की हैं वो पहले लिखी जाएंगी, 1970s उसके बाद, 2000 उसके बाद, और 2019 या अपकमिंग फ्यूचर में 2050 में क्या होने वाला है, ये चीजें अक्सर लास्ट में लिखी जाती हैं. दिस chronology और से टाइम sequential approach is also going to help you कि अगर कोई चीज पास्ट की है उसको पहले लिखा जाता है, अगर जो अभी चल रहा है उसको अभी लिखते हैं, और फ्यूचर में हम उसका क्या स्कोप देखते हैं, अक्सर ऐसी चीजें लास्ट में लिखी जाती हैं. तो एक पॉसिबिलिटी बन जाती है जिन स्टेटमेंट्स को फ्यूचर में दिया है, इट विल हैव सम इंपैक्ट, इट विल शो दिस एंड दैट, वो अक्सर लास्ट में लिखे जाते हैं. परफेक्शन किसी रूल का नहीं फॉलो किया जा सकता. फॉलो सम एग्जांपल्स आफ्टर अ हाइपोथेसिस और थियरी. Similarly, they started to use it. अब क्यों यूज किया? First of all, we give some sort of hypothesis or theory. पहले कोई theory mention की जाती है, उसके बाद उसके examples दिए जा सकते हैं जहां जहां वो काम आती है. Examples first of all mention नहीं किए जाते in general. Articles and determiners are definitely going to help you a lot. When you go for articles, हम सब जानते हैं if something is introduced for the very first time, it is going to start with the indefinite articles a or n. If the same thing is recalled for another time in the given passage, it will be definitely used with the help of definite article. तो अगर कहीं पर indefinite articles हैं a और n, तो उनको पहले लिखा जाएगा generally, और उस चीज को जब वापस रिकॉल किया है, द रिपोर्ट, द प्लान, वो चीजें अक्सर बाद में लिखी जाती हैं. जनरली द फर्स्ट स्टेटमेंट कैन नॉट स्टार्ट विद समथिंग विद अ डेफिनेट आर्टिकल, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो भी हो सकता है. सिमिलरली वर्ड्स लाइक दिस रेफरिंग टू सम अदर टर्म डिस्कस्ड प्रीवियसली, thus, these, those, ये ऐसी चीजें भी हमेशा बाद में आती हैं. If I'm stating these people, कौन से? वो people का जिक्र पहले होना चाहिए. तो प्लीज टेक द हेल्प ऑफ आर्टिकल्स एज वेल एज डिटर्मिनर्स. जो लोग मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं आइदर एट अनअकैडमी या फिर जनरली यहाँ पर भी, यूट्यूब पर भी, आप जानते होंगे ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट. 40-60, जो लोग नए हैं आप प्लेलिस्ट चेक करके और भी वीडियोस देख सकते हैं, हर चीज की प्लेलिस्ट है. 40-60 हमेशा काम आता है. 40% of the previous fraction is going to give you some link to link the 60% of the next statement.
कई बार अभी मैं आपको एग्जांपल से भी शो करूंगा, पिछले स्टेटमेंट का 40% जो है यानी कि लास्ट के कुछ वर्ड्स हैं या उस कॉन्टेक्स्ट की जो थीम है वो आपको अगले स्टेटमेंट से लिंक होने के लिए जरूर कुछ वर्ड्स ऐसे देती है जिनसे आप लिंक बना सकते हैं। हाँ, आप AC और CA दोनों मेंशन कर सकते हैं, फर्क पड़ता है कौन सी चीज कहां पर आएगी वो फिर पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आती है। बट आई एम प्रीटी श्योर जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं आपको पता होगा 40-60 इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आई रिपीट, 40% of the previous fraction is giving you some link to link the 60% of the next fraction. We'll look at them with the help of examples. And finalizing all these terms, one can master parajambas just by practicing hard. There is no rule or regulation precisely which can make every parajambal correct. Please do not hesitate to practice. Please never hesitate to practice. Even if you don't get most of the questions correct in the very first attempt, please do not give up. कई बार होता है 4-6 सॉल्व किए नहीं हो पा रहा, प्लीज गिव अप मत कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ध्यान रखिएगा कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि दुनिया में कोई भी उसको सॉल्व कर दे। नो वन इज परफेक्ट, गलती सबसे होती है। सो अगर आपको डिफिकल्टी लगती है आप इजी वन से स्टार्ट कर लीजिए। प्रैक्टिस विद पेशेंस इज द की टू सक्सेस। आप प्रैक्टिस करते रहिए बिकॉज आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं बैंक की, आप जानते होंगे जितने हम मॉक टेस्ट देते हैं, जितनी प्रैक्टिस करते हैं वही हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। आशा करता हूं कि आपने इसको प्रीवियस वीडियो से अटेम्प्ट कर लिया है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन एंड द सोल्यूशन वीडियो। अगर नहीं किया है तो प्लीज 5 मिनट का वीडियो है, पिछले वीडियो से आप उसे सॉल्व कर लीजिए। आपका आंसर और हमारा आंसर विद सम रीजन इन प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। चलिए, जैसे आपको पढ़ना एक बार मैं पढ़ के दिखा देता हूं। Another 76,000 crore will be available from budgetary support and raised through market borrowings. तो 76,000 और एडिशनल पैसे, एक तरह से करोड़, विल बी अवेलेबल फॉर बजटरी सपोर्ट एंड ऑल। तो ये अनादर है, एडिशनल सपोर्ट है। शायद इससे पहले कोई और अमाउंट होगा जिसमें इसको फर्दर ऐड किया गया है। सो आई विल बी लुकिंग फॉर दैट फर्स्ट। Okay, at a brief press briefing to detail state of the economy, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है। At a press briefing to detail state of the economy, he said, generally I won't be preferring a statement to start the passage with the help of a pronoun. जरूर इनके बारे में जिक्र होगा, ये ही किसके लिए लिखा है। तो मेरा फर्स्ट टास्क है ये ही ढूंढना जिनके बाद मैं अक्सर ये स्टेटमेंट लिख पाऊंगा। He said, who said। आप कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, ही को ढूंढ लेंगे। India has been the fastest growing economy for the last 3 years and the attempt to maintain a very high growth rate in the upcoming years. ठीक है, किसने कहा है बस वो देख लेंगे। और हाँ, ये हाई ग्रोथ दिखा रहे हैं तो जरूर 76,000 करोड़ उस ग्रोथ का कोई हिस्सा होगा। तो ये ए कहीं बाद में आएगा, इट कैन नॉट बी द फर्स्ट वन। और हाँ, बी कांट बी द फर्स्ट वन बिकॉज किसी की लिंक है जिसके बारे में डिस्कस है, उसको भी ढूंढते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, एक चीज पहले मार्क कर दूं, दिस इज अ सिंपल वन, ऑनेस्टली आई शुड से। क्लार्क लेवल पर ऐसे आ जाते हैं, मेंस में ऐसे नहीं आते। तो कोई ये ना सोचे वॉचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये सस्ते बहुत इजी सर आप सॉल्व करा रही है, तो सबको पता है। सो आई विल बी, चूंकि फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट का फर्स्ट पैराजंबल है, आगे आपको कई चीजें बहुत डिफिकल्ट या फिर अच्छी जरूर मिलेंगी, उनसे कुछ और अच्छा सीखेंगे। तो कोई इसको इतना जज ना करे, ये फर्स्ट है, सैंपल है मेरी तरफ से। Finance Minister Arun Jaitley on 24th of October said, seems a descriptive one to me। ऐसा लग रहा है सब कुछ दिखाया है, मुझसे कुछ पूछा नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन? अरुण जेटली जी। एक सेकेंड, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, मैंने अभी पूरा पैसेज नहीं पढ़ा, लेकिन शायद जेटली जी के लिए ही का जिक्र होगा। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी, ही सेड इंडिया, और कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं कि वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हमारे, लेकिन मत लगाइएगा, पैसेज के अकॉर्डिंग चलिएगा। तो शायद यही इनके लिए हो सकता है, कोई और अच्छे ऑप्शंस हो वहां से चेक करते हैं। सेड द इंडियन इकोनॉमी इज ऑन अ स्ट्रॉन्ग विकेट विद साउंड मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। साउंड यहां पर एडजेक्टिव है, फंडामेंटल्स के लिए स्ट्रॉन्ग दिखाने का काम करता है। साउंड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग, साउंड का मतलब यहां आवाज से नहीं है। मेरा प्रेफरेंस है सी कहीं पहले आएगा, बी उसके बाद होगा, बिकॉज उनके लिए ही लिखा गया है। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी SC गर्ग, ये भी डिस्क्रिप्टिव है ना। फाइनेंस सेक्रेटरी अशोक लवासा, ओके, एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी राजीव कुमार मेड प्रेजेंटेशंस। थोड़ी सी डाउट आ गई यार, सी भी फर्स्ट हो सकता है, डी भी फर्स्ट हो सकता है। डिस्क्रिप्शन वहां पर भी है, डिस्क्रिप्शन यहां पर भी है, प्रेजेंटेशन इन्होंने दी, प्रेजेंटेशन उन्होंने भी दी, उन्होंने भी कुछ कहा होगा। चलिए चेक करते हैं आगे।
द मेजर अनाउंसमेंट वॉज बाय मिस्टर कुमार। जस्ट अ सेक, आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है, अगर किसी का फुल नेम है और अगर किसी का सिर्फ सरनेम है तो पहले मैं फुल नेम डिस्कस करूंगा, उसके बाद मिस्टर शर्मा, मिस्टर गुप्ता कहा जा सकता है। तो फर्स्ट फुल नेम, उसके बाद उनका सरनेम या ऐसी कोई आइडेंटिटी या फिर प्रोनाउन कह दीजिए। तो मिस्टर कुमार जिनका जिक्र है शायद कहीं और भी दिए गए हैं मिस्टर कुमार, तो ये मिस्टर कुमार यहां पर आ गए। आई एम प्रिटी श्योर 99% डी के बाद ई जरूर लिखा जाएगा, बिकॉज इन्हीं मिस्टर कुमार का अनाउंसमेंट है, इन्होंने प्रेजेंटेशन दी है, इनका यही अनाउंसमेंट है। 40-60 अभी जस्ट बोला था आपको। So this secretary Rajiv Kumar made presentation and he made some announcement saying that this and that, जो भी आगे है, तो 99% डी बेहतर होगा। अभी मैंने पूरा पढ़ा नहीं है वैसे। Saying the union cabinet has approved a massive recapitalization plan for the स्टेट रन बैंक्स विद 2.11 लाख करोड़। एक सेकेंड, मुझे पैसा भी मिल रहा है। एडिशनली अगर लिखा है फर्स्ट में अनदर, तो पहले तो कोई दिखाओ, तो प्रॉबेबली इसी स्टेटमेंट के कहीं बाद ए लिखा जाएगा। पैसे का जिक्र अब शुरू हुआ है, जेटली जी ने कुछ नहीं कहा, राजीव कुमार जी ने कुछ नहीं कहा। कुछ लिंक मुझे दिख रही है कहां से पैसे चल रहा है। ऑफ दिस अमाउंट, ये 40-60 ध्यान रखेगा, राजीव कुमार जी यहां पर आ गए तो ये 40% 60%, ये हमेशा हेल्प करेगा आपको। ऑफ दिस अमाउंट, इस अमाउंट में से 1.55 लाख करोड़ विल बी रेज थ्रू रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स। आशा रखता हूं आपको समझ आ गया होगा कि 2.11 लाख टोटल अमाउंट है, जिसमें से ऑफ दिस अमाउंट 1.55 यहां पर जाएगा, कहां पर जाएगा मुझे मतलब नहीं है, और 76,000 भी एडिशनली यहां पर काम आ जाएगा। इफ आई ऐड देम 76 और 1.55, मेरा कुछ 2.11 के आसपास बन रहा है ऑनेस्टली। सो आई थिंक सो ई के बाद कहीं एफ जाएगा और उसके बाद ए लिखा जाएगा। जज कीजिए डाउट हो तो, कि ये अमाउंट है, एक बार वापस कह दूं 40-60 अमाउंट दिखा है 40%, और इस अमाउंट का इतना हिस्सा अगले स्टेटमेंट की स्टार्टिंग उसी चीज को रिन्यू या रिज्यूम करके चल रही है। तो ई में अमाउंट है, एफ उसका एक फ्रैक्शन है, इस अमाउंट का इतना यहां पर उतना वहां पर, ये लिंक हो गई मुझसे। लास्ट डाउट है, ये ही जो है ये कुमार जी के लिए भी आ सकता है, लेकिन कुमार जी का नेक्स्ट स्टेटमेंट फिक्स हो चुका है कि ई मिस्टर कुमार और उसके बाद ई होगा, उसके बाद ए होगा। अब इसके बाद लिखना है तो आप लिख सकते हैं, बट बी इतना भी इजी स्टेटमेंट नहीं है कि इन सब के बाद आ जाए। मुझे तो डिस्क्रिप्टिव दिख रहा है, एट अ ब्रीफ प्रेस ब्रीफिंग टू डिटेल द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी ही सेड। ही सिंगुलर प्रोनाउन है, हम सब जानते हैं, जेटली जी के लिए बाखूबी आ सकता है, और ऑब्वियसली यहां पर है। अगर यहां पर दे होता, अगर यहां लिखा होता दे सेड, तो फिर ये सी के बाद नहीं आता, फिर ये डी के बाद आता, बिकॉज यहां ज्यादा लोगों का जिक्र है। एक तो एस सी गर्ग जी, एक अशोक लवासा जी और राजीव कुमार जी, तो यही लिंक आपको मेंशन करनी है। आशा रखता हूं पूरा पैसेज हो गया होगा। स्टार्टिंग विद द डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट, इजी है, मैं भी कहूंगा आपसे। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी 24 अक्टूबर को बोले कि ऐसा ऐसा हमारे लिए है। स्टार्टिंग विद सी, बिकॉज इससे बेहतर कोई भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं है। एक प्रेस में बोलते बोलते उन्होंने ये कहा, ही सेड इंडिया एंड ऑल। आई रिपीट, अगर दे होता तो इनको मैं इन 3 लोगों के बाद लिखता। सिंगुलर प्रोनाउन है, एक आइडेंटिटी को दिखाएगा जो अरुण जेटली जी की कही जा सकती है। तो आफ्टर सी आई विल हैव टू पिक बी एंड दैट विल बी द नेक्स्ट स्टेटमेंट लिंकिंग दिस नाउन एंड प्रोनाउन, आई शुड से। द फर्स्ट वन, द इजियर वन। ना सिर्फ जेटली जी बोले थे, इनके अलावा ये लोग भी प्रेजेंटेशन, इन्होंने भी प्रेजेंटेशंस अपनी दी हैं। द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी डी इन जनरल। और इन प्रेजेंटेशंस में से राजीव कुमार जी ने कुछ अमाउंट का जिक्र किया है। द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी ई, वो तो मैंने पहले ही मार्क कर लिया था, डी और ई साथ में है, और ई के बाद वाले यहां पर लिंक हो चुके हैं। वापस कहूं 2.11 लाख का अमाउंट है, इस सम में से 1.55 यहां पर जाएगा एफ, और अनदर 76,000 करोड़ विल बी यूज्ड ओवर देयर। डन। चूंकि लाइव नहीं है मैं आपसे नहीं पूछ सकता, लेकिन आप मुझे कमेंट्स में मेंशन जरूर कर सकते हैं। That must be your procedure to solve a parajumble in bank examinations. SSC का भी यही लेवल पहुंचने वाला है, कोशिश कीजिए आप इसको टच कर पाए। SSC के ऑनेस्टली बहुत इजी आते हैं, मैं कल अपलोड कर दूंगा आपको नेक्स्ट पैटर्न। और पुराने अगर कभी बाद में देख रहे हैं आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, बहुत सारे बैंक के और बहुत सारे SSC के अपलोड किए जा चुके होंगे। आई होप सो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दैट वाज द होल सिनेरियो। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने ऐसा ऐसा कहा, फर्स्ट स्टेटमेंट, ये फुल सॉल्यूशन है उसी का। इसके बाद उन्होंने ऐसा कहा, ही सेड, जेटली जी सेड। अपार्ट फ्रॉम हिम, अरुण जेटली जी, 3 और लोगों ने भी अपनी प्रेजेंटेशंस दी, जिनमें से कुमार जी ने फिर ये कह दिया, वापस उसकी लिंक है 40-60, इस अमाउंट का 1.55 और 76,000 मस्ट बी यूज्ड ओवर देयर। द आंसर टू द फर्स्ट वन। ओके, थैंक यू।
अगर डाउट है आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं, बट दैट मस्ट बी योर प्रोसीजर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरिएशन, द नेक्स्ट वन. इफ यू वांट मी टू, वैसे रिक्वेस्ट है, मैंने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस के लिए आपको वीडियो दिया था, आप उसके स्क्रीनशॉट लेकर उसे सॉल्व कर सकते हैं. बट स्टिल इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो, मैं 10 सेकंड का पॉज रखूंगा अभी. आप अभी भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर पॉज करके वीडियो को पहले आप ट्राई कर लीजिए, जिससे आपको अपनी इफिशियंसी जज होगी कि मैं इसको कितने समय में कर पाया, कितनी लिंक्स मेरी तरफ से ओके थी, मैं बना पाया उनको, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको दे पाया, कितना जल्दी उसको सॉल्व कर पाया, वो चीजें आपको जज करनी है. सो इफ यू वांट टू पॉज दिस वीडियो नाउ, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसको रिज्यूम कर लीजिएगा. दैट्स माय रिक्वेस्ट टू यू. अगर आप सॉल्व कर चुके हैं तो जरा स्टार्ट करते हैं. Our mind is in total control of our lives. फर्स्ट वन डिस्क्रिप्टिव लग रहा है. हमारा दिमाग हमेशा हमारी जिंदगी के कंट्रोल में ही तो रहता है. Whether we like it or not, we surrender abjectly, helplessly to the mind and its desires. ठीक है यार, फर्स्ट वन मुझे इंडिपेंडेंट लग रहा है. ठीक है. The mind has always been ensnared, captured by material pursuits. This inclination has been with us from our previous lifetimes. ये भी ठीक है. माइंड हैज ऑलवेज बीन एंस्वर्ड बाय मटेरियल परस्यूट्स. छोटी छोटी चीजों के लिए दिमाग हमेशा करता है ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और ये तो हमारे साथ बरसों से चला आ रहा है, प्रीवियस लाइफ टाइम से भी ऐसा है. कांट जज कौन सा फर्स्ट होगा. इफ यू प्रैक्टिस मेडिटेशन ट्वाइस अ डे, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, you'll experience peace that will keep you going through the day, and slowly it will perpetuate. एक छोटी सी बात है, जितना मैंने 3 स्टेटमेंट्स को पढ़ा, अभी और भी हैं 3, कि हमारा माइंड टोटल हमारी लाइफ के कंट्रोल में रहता है, हमारा दिमाग जो चाहे वो करना पड़ रहा है, और ये इंक्लिनेशन तो बचपन से चल रहा है हमारा. अगर आप मेडिटेशन करते हैं सुबह शाम जैसे भी लिखा है, तो आप इंप्रूव कर पाएंगे. कॉमन सेंस कहता है कि पहले हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं. जनरली ये पैराजम्बल्स में आपको बहुत हेल्प करेगा कि probably, or in general I should say, not probably, problems are discussed first, for which you can mark some sort of solution. We can't mark a solution after which a problem must be discussed. No, it doesn't happen. पहले आप कोई परेशानी दिखाते हैं, उसके बाद उसका सोल्यूशन मेंशन किया जा सकता है. सोल्यूशन के बाद परेशानी नहीं दिखाई जा सकती. तो जितना मेरा कॉमन सेंस है जो आप रखना चाहिए ऐसे पैसेजेस में आपको भी, कि अगर मेडिटेशन करें तो हम इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं. किस चीज को? जो माइंड को कंट्रोल करने वाली बात ऊपर कही गई है, जो झुकाव हमेशा से चलता आ रहा है. तो सी कहीं बाद में आएगा. सी कैन नॉट बी द फर्स्ट वन, जो कि पढ़ने में अच्छा लग रहा है. इफ यू प्रैक्टिस मेडिटेशन ट्वाइस अ डे, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट, यू विल एक्सपीरियंस दिस. हमें से कई लोग होंगे जिन्होंने सी से स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव तो है, लेकिन ये सोल्यूशन है उस नेगेटिव टोन का. तो आई थिंक सो पहले प्रॉब्लम दिखा दीजिए, बाद में सोल्यूशन मेंशन कर दीजिएगा. सी इंडिपेंडेंट है बट कांट बी द फर्स्ट वन, बिकॉज प्रॉब्लम्स मेंशन है और ये उसका सोल्यूशन दिखा रहा है. वी कॉन्स्टेंटली वर्क टुवर्ड्स प्लीजिंग आवर माइंड. दिमाग को खुश करने लगे रहता है हमेशा. वी डू व्हाट इट टेल्स अस टू डू एंड स्टॉप व्हेन इट वांट अस टू डू. जब ये कह देगा तो जो कहता है वो कर लेते हैं, और जब मना कर देता हम लोग रुक जाते हैं. एक सेकेंड. 40-60, if you remember, 40-60, 40% of the previous fraction is going to give you some link to link the next 60% of the next fraction. We do what it tells us to do. हम हमेशा वही तो करते हैं जो ये हमसे कहता है, और रुक जाते हैं जब ये हमें रोकना चाहे. मीनिंग आपको भी क्लियर होगा. 40% of the previous fraction is going to give you some link in the 60% of the next fraction. Can't I say we are in total control of our lives, our mind? जज कीजिए इन 2 स्टेटमेंट्स को. अभी तक जितना पढ़ा, ई और एफ में बाद में देख लूंगा. We do what it tells us to do. कोई इंसान है मान लीजिए माइंड की जगह, जो वो मुझसे कहता है मैं करता हूं, और जब मुझे स्टॉप कर देता है मैं रुक जाता हूं. जो काम करने को कहेगा करूंगा, जब मना कर देगा मैं रुक जाऊंगा. What does it mean? इसका मतलब ही तो लिखा है कि we are in total control of this and that. तो भैया मैं टोटल उसके कंट्रोल में हूं. जो वो कहता है मुझे करना होता है, जैसे कहता है मुझे करना होता है. एक लिंक दिखी, मैंने अभी पूरा पैसेज नहीं पढ़ा, आप लिंक बनाइए, बाद में आपको बेहतर लिंक मिल जाएंगी. 99.99% D and A are connected. I repeat, because we do what it tells us to do and stop when it wants us to do. We are in total control of our lives.
अगर आपके मन में किसी के में आ सकता है, क्योंकि लाइव नहीं है माफी चाहूंगा, कि सर ए के बाद भी टू डी आ सकता है कि हम लोग टोटल कंट्रोल में हैं, इसीलिए जो ये कहता है करते हैं, जो मना कर देता नहीं करते। बात आपकी भी सही है, एक ही बात है, वो कैसे भी लिख दीजिए। फर्क इस बात का है, अगर ए वाली जो लाइन है वो लास्ट में लिखी होती और डी की जो लास्ट लाइन है वो फर्स्ट लिखी होती शुरुआत में, तो फिर मैं इनको लिखता ए डी मस्ट बी द आंसर। आप समझ रहे होंगे, बिकॉज मैं दो कॉन्टेक्स्ट को साथ में लिखना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि वो एक लाइन यहां पर है, वो एक लाइन यहां पर है, वो उसका फर्स्ट है, वो उसका लास्ट है, तो बीच वाला जो कॉन्टेक्स्ट है वो उसको मैच नहीं कर पाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। चूंकि ये लास्ट में है और इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट इसी बात को फिर से लिख रहा है, डी के बाद ए लिखा जाएगा 99.99% आई एम श्योर। 1% क्यों? बिकॉज हो सकता है कोई बीच में स्टेटमेंट आ जाए। ओके, एट योर एज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट्स। ऊपर परेशानी दिखाई थी, वही है प्रॉब्लम। पॉजिटिव रिजल्ट्स, थोड़ी अच्छाई की बात हो रही है, कहीं बाद में आएगा। रादर क्विकली, ऑल यू नीड टू डू इज कॉन्सेंट्रेट बेटर। एक छोटी सी लिंक और दिखती है, इफ आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग, हाउ डू आई कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट करते कैसे हैं? तो मुझे इसकी भी एक लिंक मिल गई कि कॉन्सेंट्रेट कैसे करते हैं। मेडिटेशन करो, और कैसे करोगे? 40% of the previous fraction is going to give you some link with the 60% of the next fraction. I'm sure it helps. बहुत ज्यादा मदद करता है, जो लोग रेगुलर हैं आपको पता होगा। 40% वहां का कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे बना है? बहुत तरीके होते हैं। वन ऑफ देम मेडिटेशन। एग्जांपल्स आफ्टर अ हाइपोथेसिस और थ्योरी, या आपने एक थियरी दे दी, कंसंट्रेशन करो। फॉर एग्जांपल मेडिटेशन कर सकते हैं। हम डैम श्योर ई और सी भी साथ में आएंगे, इन दोनों की भी क्वाइट सिंपल लिंक है। एक और रह गया, उसको भी देख लेते हैं। इट मे सीम डिफिकल्ट टू टीयर द माइंड अवे फ्रॉम दिस ब्लिंक कल्चर। ब्लिंक शो ऑफ करने को बोलते हैं, ज्यादा ज्वेलरी वुलरी जो पहनते हैं, टू शो ऑफ मान लीजिए। बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। माना कि इस प्रोसेस से, यानी माइंड जो हमें कैप्चर करता है, हम लोग कंट्रोल में है, इसको थोड़ा डिफिकल्ट होगा रिमूव करना, अवॉइड करना, लेकिन दैट्स नॉट इम्पॉसिबल, किया जा सकता है। कैसे करेंगे? आप कॉन्सेंट्रेट करिए। कॉन्सेंट्रेट कैसे? मेडिटेशन करते हैं। मुझे पूरा सेंटेंस, पूरा पैसेज समझ में आ गया। शुड ना से ऐसे स्टार्ट करते हैं कि, और एक चीज और, क्रोनोलॉजी भी यहीं अप्लाई कर लेते हैं। टाइम सीक्वेंशियल अप्रोच। बरसों से कोई पैटर्न चला आ रहा है, ऐसा तो हमेशा से हो रहा है, बट वी कैन चेंज दिस, इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू चेंज दिस। कोई परेशानी जो बरसों से चली आ रही है, स्टार्टिंग विद बी फर्स्ट, और कोई है नहीं, सबकी सबसे लिंक है। अगर आप डी से स्टार्ट करना चाहें, देखिए ए से स्टार्ट होगा नहीं, वो 40% फ्रैक्शन है डी का। बी से मैं खुद कर रहा हूं जो आंसर है, क्योंकि दिख रहा है मुझे, रट कर नहीं आया मैं। ई से हो नहीं सकता, ये रिजल्टिंग स्टेटमेंट है, और अक्सर प्रॉब्लम्स यानी नेगेटिविटी पहले आ जाएगी, सॉल्यूशन यानी पॉजिटिविटी उसके बाद में होगी। सो इट मे सीम डिफिकल्ट, इस चीज को अवॉइड करना। दो ऑप्शन है जिनसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, आइदर डी और बी। अब जज करो। टाइम की अगर बात की है कि कोई चीज बहुत पहले से चलती आ रही है, क्या हो रहा है? दिस इज गोइंग टू हैपन, आई थिंक सो, यू विल बी प्रेफरिंग दैट टाइम सीक्वेंशियल अप्रोच। और लॉजिकली माइंड का डिस्कशन किया ही यहीं पर है कि माइंड होता क्या है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, किन चीजों से इसको रिजॉल्व किया जा सकता है और इन परेशानियों को सॉल्व किया जा सकता है। सो हम डेफिनेटली स्टार्टिंग विद बी, द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, द माइंड हैज ऑलवेज बीन एंसिडेंट यानी कैप्चर्ड बाय मटेरियल परस्यूट्स। हमारे दिमाग में हमेशा ये चीजें चलती रहती हैं, इन्हीं से हमें कैप्चर्ड रहते हैं, इन्हीं के द्वारा, हर चीज इन्हीं के द्वारा चलती है हमारे दिमाग में। और ये चीज आज की नहीं है, हमेशा से चलती आई है। इस बात को फर्दर डिफाइन किया है कि अगर हम इंक्लाइंड हैं, एक लाइन ये भी ले सकते हैं आप, इफ वी आर इंक्लाइंड, झुके हुए हैं किसी के प्रति, तो अगर किसी के प्रति आप झुके हुए हैं तो आप कहीं ना कहीं उसको खुश करने या उसके अंडर में काम करेंगे। और इस बात को यहां डिफाइन किया है। मैं फिर से 40-60 मेंशन कर सकता हूं कि वी हैव सम इंक्लिनेशन जो बरसों से चला आ रहा है। क्या? वी कॉन्स्टेंटली वर्क टुवर्ड्स प्लीजिंग अवर माइंड। अगर किसी के प्रति हम झुके हैं तो हमेशा उसको खुश करना चाहते हैं। एक लिंक मुझे और मिल गई। आंसर बहुत क्लियर है मेरे लिए। शुरुआत में शायद डिफिकल्ट लगा हो, था भी, लेकिन इतना भी नहीं। बी से स्टार्ट कीजिए। कोई बहुत पुरानी चीज को आपको एज अ हैबिट मार्क किया है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, दैट्स नॉट इम्पॉसिबल। सो स्टार्टिंग विद बी फर्स्ट। माइंड हमारा हमेशा से कैप्चर्ड रहा है, झुका हुआ है। अगर झुका है वो भी बहुत पुराने टाइम से। झुकने का मतलब क्या हुआ कि हम हमेशा वही करते हैं जो उसको खुश कर पाए। डी जो उसका रिमेनिंग फ्रैक्शन है। फिर इसका 40% कि जो कहेगा वो कर देते हैं, जब मना कर देता है मान जाते हैं, यानी हम टोटल कंट्रोल में हैं। डी के बाद ए मार्क कर दी जो मैं पहले ही मार्क कर चुका था। अब नेक्स्ट मुझे नहीं समझ आ रहा कहां जाऊं, तो कोई बात नहीं, अगर दिख रहा है तो आप कह सकते हैं इन तीनों स्टेटमेंट्स को एक साथ लिखकर कि माइंड के प्रति हम लोग कंट्रोल में रहते हैं हमेशा।
इट मे सीम डिफिकल्ट टू टेयर द माइंड अवे। आखिरी बार बस माइंड की यहां जिक्र है, इसके बाद पॉजिटिविटी कह दीजिए या सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का कहा जा सकता है। अब आप सोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं, परेशानी तो बहुत है। नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी एफ। और किस तरह, दैट्स नॉट इम्पॉसिबल। करना कैसे है, तो एक प्रोसेस बता दी आपको, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं। द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी ई। और कैसे कॉन्सेंट्रेशन, कैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन से, ऐसे वैसे जो आप लिखना चाहें। द करेक्ट पैराजंबल और द प्रिसाइज आंसर मस्ट बी, जो भी लिखा है, मुझे रटे हुए सब मतलब नहीं है, बी सी एफ ए जो भी लिखा है, बट प्रोसेस वही है। माइंड बहुत समय से ये सोचता आता है, ये हमेशा सबके साथ होता है, हम लोग हमेशा वही करते हैं जो हमें पसंद है, झुके हुए हैं, जब जो कहेगा मान लेंगे, ऐसा होता है वैसा होता है। डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है इस चीज को अवॉइड करना। आप पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन विद कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन, आई थिंक इट मस्ट बी डन। ओके, यही पैसेज था, जो भी आंसर है BDAFEC, BDAFEC। हाँ जी, BDA से मतलब नहीं है, लॉजिकल बात सही है, आंसर जरूर सही होगा। माइंड हमेशा से कैप्चर्ड रहा है, हम लोग हमेशा खुश करने की कोशिश करते हैं, जो कहता है वो करते हैं, कंट्रोल है पूरा, हम लोग सरेंडर कर देते हैं, सरेंडर ही कर दिया। अच्छा हाँ, एक और लिंक थी ना पिछले स्टेटमेंट में, आप ये भी तो मान सकते हैं, मैंने लास्ट लाइन को नहीं देखा, इसका 40% उसका 60%। वी सरेंडर हेल्पलेसली, हम लोग सरेंडर ही कर देते हैं, तो सरेंडर है, तो अब जब सरेंडर कर चुके हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हेल्पलेसली, फिर से नेगेटिव टोन, यहां भी नेगेटिव है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा इस बात को अवॉइड करने में, बट दैट्स नॉट इम्पॉसिबल। इसी बात को यहां पर एक पॉजिटिव रिजल्ट या सोल्यूशन से मार्क किया है कि हम कर सकते हैं, हमारी एज पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें तो बिल्कुल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन करके। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलिए, वापस वही शब्द हैं, अगर आपने सॉल्व नहीं किया है, 2-4 सेकंड का पॉज मेरी तरफ से, आप वीडियो पॉज करें, स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व कीजिए, खुद का टाइम देखिए, परफेक्शन देखिए, कितनी लिंक्स आप देख पाए, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा मैं मार्क कर पाऊं, उसके बाद इस वीडियो को रिज्यूम कर दीजिएगा। अगर आप सॉल्व कर चुके हैं, आंसर्स हैं आपके पास, जरा बात करते हैं। द टीम फ्रॉम स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट, कॉमन सेंस कहता है द टीम यानी फर्स्ट वन एक डेफिनेट आर्टिकल से अक्सर स्टार्ट नहीं होता, बट ज्यादा दूर नहीं जाएं। प्रीवियस जो पैसेज था वो द माइंड से स्टार्ट हुआ था, अ माइंड से स्टार्ट नहीं हुआ था। तो अभी भी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग जानते होंगे जो बेहतर तैयारी करते हैं, रूल्स और रेगुलेशन से पैसेज नहीं होते, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, अप टू यू। Generally, the team from Swiss Federal Institute in this city, country, wherever it is, have now solved the problem. ना, it's not going to be the first one. पहले प्रॉब्लम बताओ क्या है, उसके बाद मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा। ओके, by using a technique that rapidly freezes the brain, preserving its true structure. Fine, but what is the problem? After which I'll be getting the solution. To study the fine structure of the brain, ठीक है, including its connections between neurons and synapses, साइंटिस्ट्स जनरली यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। ये सही लग रहा है यार, कि अगर ब्रेन की फाइन स्ट्रक्चर की स्टडी की बात की जाए और उसके कनेक्शंस की भी बात करें तो साइंटिस्ट ज्यादातर माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का। आई होप सो बी इज द फर्स्ट वन, बट आगे पढ़े ही नहीं है तो मैं ऐसे जज नहीं कर सकता। The results also showed that our brain may not be act as compact as generally thought. ये यहां पर इन्होंने कोई स्टडी की है, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, तो ये सी इसके बाद आ सकता है ना, क्योंकि रिजल्ट दिखाए हैं तो कोई स्टडी या कुछ रिसर्च हुई होगी, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, बट शायद उसके बाद आ सकता है, कहीं और देखेंगे। रिजल्ट्स हैं जिन्होंने ब्रेन को दिखाया कि इतना भी कॉम्पैक्ट नहीं होता जितना कि हमें लगता है। ओके, दिस प्रोसेस causes the brain to shrink, and as a result microscopic images can be distorted, showing neurons to be much closer than they actually are. किसी प्रोसेस की बात की है, तो आई होप सो ये कहीं यहां आ सकता है, अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा पैसेज, कि इंक्लूडिंग कनेक्शंस के लिए ना साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जिसमें कि हमारी, अच्छा हाँ, माइक्रोस्कोप से तो एक लिंक मिली ना, जो माइक्रोस्कोपिक इमेजेस होती हैं वो डिस्टॉर्ट हो सकती हैं, तो माइक्रोस्कोप इमेजेस तब आएंगी जब मैं टेस्टिंग करूंगा माइक्रोस्कोप से। दैट्स फॉर श्योर बी के कहीं बाद डी आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माइक्रोस्कोप का यूज करूंगा, तब जो मुझे इमेजेस मिलेंगी वो डिस्टॉर्टेड है, ऐसी है वैसी है जैसी भी है, तो डी तो फर्स्ट होने से रहा, बाद में जरूर आएगा। सी हो नहीं सकता, बी आई होप सो फर्स्ट वन है, ए नहीं हो सकता। सॉल्व द प्रॉब्लम। अ न्यू टेक्नोलॉजी, मे बी द फर्स्ट वन, developed by researchers at a Swiss institute, सब चीज डिस्क्रिप्टिव है, एक नई टेक्नोलॉजी है जो इस इंस्टीट्यूट के लोगों ने बनाई है, at a Swiss institute, can map
द ह्यूमन ब्रेन इन अनप्रेसिडेंटेड डिटेल विदाउट डिस्टॉर्टिंग द आर्किटेक्चर ऑफ द ब्रेन। थोड़ी सी डाउट है, बी भी फर्स्ट हो सकता है, ई भी फर्स्ट हो सकता है। एक नई टेक्नोलॉजी आई है रिसर्चर्स के द्वारा जो स्विस इंस्टीट्यूट में, जिन्होंने कुछ ऐसा बनाया कि वो विदाउट डिस्टॉर्टिंग द आर्किटेक्चर ऑफ द ब्रेन सब उसके बारे में डिटेल बता सकते हैं। However, can't be the first one, लेकिन कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। The brain tissue must first be fixed to prepare it for high magnification method or imaging method। ठीक है, मुझे कुछ तो समझ आया कि कुछ ब्रेन की बात हो रही है, उसकी मैग्निफिकेशन की बात की जाएगी, उसको अंडरस्टैंड करने की बात है, जिसके लिए माइक्रोस्कोप्स का यूज होगा, जिसकी रिजल्ट्स भी आएंगे, इमेजेस। एक सेकेंड, इसके बाद ये भी तो कह सकता हूं मैं, ए तो लास्ट होगा 99%, बिकॉज नाउ द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड। तो ए को मैं 99% लास्ट लिखूंगा। कंफ्यूजन है बी और ई में से डिस्क्रिप्टिव कौन सा है, आपको खुद दिख रहा होगा, जज कीजिए। बी में आप बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो चुके हैं। टू स्टडी द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन कनेक्शंस के लिए साइंटिस्ट अक्सर इनका यूज करते हैं। उससे पहले कोई डिस्क्रिप्शन ब्रेन या ऐसी किसी चीज का ई में लिखा है। आप देखिए, एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जो कि ह्यूमन ब्रेन को उस तरह से बता सकती है जैसे अब तक किसी ने ना बताया हो, अनप्रेसिडेंटेड डिटेल। और आशा करता हूं कि हम ह्यूमन ब्रेन की डिटेल्स बताने की बात हो रहे हैं, यहां पर थोड़े स्पेसिफिक हो चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऐसे बताएंगे, वैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे वो बाद की बात है। उससे पहले उसकी डिटेल बताने की बात कहीं ना कहीं ई में स्टार्ट की है। ये हो गया, किसी नई टेक्नोलॉजी का जिक्र है, नए इंस्टीट्यूट्स का जिक्र है, preference goes to E। I repeat, not only with the help of these indefinite articles, a new technology developed by researchers at this and that institute. Apart from that, you can also say कि unprecedented detail है, हमें ब्रेन की आर्किटेक्चर्स दिखानी है। This is the theory, जिसका एग्जाम्पल है कैसे कर सकते हैं इस काम को, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी किया जा सकता है। तो प्रेफरेंस बी को ना होकर स्टार्टिंग कहां से हो जाएगी, ई। ई इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन। तो एक बार ई की थीम ले लेते हैं, उसको आगे बढ़ेंगे। एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसके द्वारा ह्यूमन ब्रेन को हम इसकी डिटेल्स निकालते हैं विदाउट डिस्टॉर्टिंग द आर्किटेक्चर ऑफ द ब्रेन। ठीक है, मैंने इसके बाद जज कीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। मेरा समझाने का तरीका है, मैं आंसर नहीं दिखा रहा हूं। तो जो गलतियां हम एग्जाम में करते हैं वो उनको अवॉइड कर पाए, इसीलिए मैं थोड़ा गलत चलूंगा। मैं आप वापस कहूंगा, मैं गलत चलूंगा, थोड़ा आंसर गलत लेकर। जब गलती समझ आएगी तब उसको सुधार लेंगे। जज कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने टेक्नोलॉजी देखी जिससे हम ब्रेन को स्टडी करते हैं। अब स्टडी कैसे करते हैं, स्टडी ऐसे कर लेते हैं। मैंने उसके बाद बी पिक कर लिया। ब्रेन की स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद कुछ और गलत चल लेते हैं, चलिए और गलत चलता हूं मैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। द प्रोसेस और इमेजेस, हाँ जी, तो माइक्रोस्कोप की जो इमेजेस मुझे मिलेंगी वो इस स्ट्रक्चर के बाद होंगी। मैंने बी के बाद डी भी लिख दिया। ए तो कहीं लास्ट में आ जाएगा कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, फाइनली जो हो चुका है इनकी स्विस इंस्टीट्यूट की जो ये चीजें हैं। अब दो सेंटेंस मेरे पास छूट गए। एक तो सी, द रिजल्ट्स आल्सो शोड दिस एंड दैट, and however the brain tissue must be fixed to prepare it for high magnification imaging method। कोई लिंक नहीं है, कॉन्टेक्स्ट तो है, मीनिंग तो है। अब मेरा आंसर है EBDA, लेकिन इनके बीच में या लास्ट में या स्टार्टिंग में कुछ और रखा जाएगा। दो स्टेटमेंट अभी बाकी हैं, जज करते हैं। however, ठीक है, the brain tissue must first be fixed, पहले ब्रेन को फिक्स करना पड़ेगा, to prepare it for high मैग्निफिकेशन इमेजिंग मेथड। किसी ऐसी मेथड की बात की होगी जिसमें बहुत ज्यादा हाई मैग्निफिकेशन होने वाला है। आपको समझ आ गया होगा, हाँ जी, कि माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम लोग हाई मैग्निफिकेशन करते हैं। इसीलिए ब्रेन शिंक हो जाता है और रिजल्ट के तौर पर इमेजेस डिस्टॉर्ट हो सकती हैं। इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए ब्रेन टिश्यूज को पहले फिक्स करना होगा। कॉमन सेंस, मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना है बी, जिसके लिए मुझे जिस भी चीज पर ये प्रोसेस अपनानी है, ये टेक्नोलॉजी यूज करनी है, उसको पहले फिक्स कर लेते हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस कह दीजिए एफ में। उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वो मेरी इमेजेस हैं, ऐसी हैं वैसी हैं, दिखाती हैं। ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा उस प्रोसेस का जो मैं करने वाला हूं। ये उसका प्रोसीजर है, ये उसकी स्टार्टिंग है। तो जो मैंने लिखा था बी और डी साथ में है, जो बिल्कुल है, बिकॉज बी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात की है, जिसको डी में उसका रिजल्ट दिखा दिया। एफ एक बेहतर स्टेटमेंट है जो बीच में लिखा जाएगा, बिकॉज अगर मैं रिजल्ट ला चुका हूं, अब मैं मैग्निफिकेशन मेथड या इमेजिंग मेथड के फिक्स करने की बात नहीं होगी, अब तो रिजल्ट ही आ चुके। माय मैसेज मस्ट बी क्लियर।
आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करने हैं, जिसके लिए पहले ब्रेन टिश्यूज को फिक्स्ड कर लीजिए, जिससे कि उस हाई मैग्निफिकेशन मेथड का कोई नेगेटिव रिजल्ट ना आए। और वंस यू फिक्स देम, यस, द इमेजेस आर शोन दैट दे आर क्लोजर एंड व्हाटएवर यू से। BF बीच में लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब लास्ट स्टेटमेंट बचता है मेरे पास C, पता नहीं कहां लिखना है। द रिजल्ट्स, आइदर रिजल्ट्स हो सकते हैं D के बाद ये जो प्रोसेस के रिजल्ट आए, also showed that our brain may not be as compact as generally thought। रिजल्ट या तो इस चीज के हैं या फिर रिजल्ट उस चीज का हो सकता है, मीनिंग से जज करते हैं। It is compact as generally thought, it may not be compact, I'm sorry, it may not be compact as generally thought। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, रिजल्ट कौन सी चीज का, किसी स्टडी का, किसी टेक्नोलॉजी का इन्होंने जो किया होगा। ऑफ कोर्स आई मस्ट बी यूजिंग दिस फॉर ई। एक बार पढ़कर देखिएगा। आपके मन में ऑब्जेक्शन है सर इसके बाद भी तो आ सकता है, दोनों बातें क्लियर करनी है। एक नई टेक्नोलॉजी में कोई इन्होंने रिसर्च की है, डेवलपमेंट किया है कुछ भी, जिसमें कि ब्रेन की आर्किटेक्चर आप दिखाते हैं, इसके रिजल्ट से पता चला है कि जितना ब्रेन को हम कॉम्पैक्ट समझते हैं वो उतना है नहीं। और इस बात को वेरीफाई करने के लिए, टू स्टडी दिस फाइन स्ट्रक्चर, फाइन बहुत बारीकी, कॉम्पैक्ट भी वही बहुत हो जाता है। 40% of the previous fraction is giving you some link to link the 60% of the next fraction। fine structure as compact as generally, it is not as compact। एक चीज हो गई। आपके मन में जरूर डाउट आएगी सर ये डी के बाद भी तो आ सकता है, मीनिंग कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए। डी में लिखा है लास्ट में, शोइंग, रिजल्ट्स जो शो करते हैं, न्यूरॉन्स टू बी मच क्लोजर, दैट मींस दे आर क्लोजर देन दे एक्चुअली आर। जितने होते हैं उससे ज्यादा क्लोज शो होते हैं, ज्यादा क्लोज। जबकि यहां नेगेट किया है, मे नॉट बी क्लोज और कॉम्पैक्ट, प्रेफरेंस कहा जाता है। आंसर मेरे पास आ गया, सीधा सीधा ई के बाद बी लिखा जाएगा। एक बार पढ़कर देख लीजिए। एक नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट रिसर्चर्स के द्वारा स्विस इंस्टीट्यूट में किया, जिसमें ऐसा हुआ वैसा हुआ, और उस चीज का रिजल्ट जो आया सी, उसमें पता चला, सी जो रह गया था, सॉरी मैंने बी 2 बार लिख दिया, एक्सट्रीमली सॉरी, सी मस्ट बी हियर। या इन टेक्नोलॉजी का जो आपने डेवलपमेंट किया, डेवलपमेंट जो भी किया था, इसके रिजल्ट्स आए कि हमारा ब्रेन इतना भी कॉम्पैक्ट नहीं है जितना हम सोचते हैं। इस बात को फर्दर क्लैरिफाई कौन करेगा? हमारे सोचने से नहीं और इस छोटी रिसर्च से नहीं। काम करते हैं, प्रिसाइजली देख लेते हैं। सो टू स्टडी दिस फाइन स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट कह दीजिएगा, हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होगा, बट इंस्ट्रक्शंस, माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करने से पहले ब्रेन टिश्यूज को फिक्स कर दीजिएगा, जैसा भी उन्होंने लिखा है एफ। उसके बाद जो आप रिजल्ट लाएंगे, इमेजेस डिस्टॉर्ट हो सकती हैं, ये नजर आता है, वो नजर आता है, एंड दिस टीम हैज नाउ फाइनली सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग अ टेक्निक दैट व्हाटएवर यू से। ठीक है, वापस वही कॉन्टेक्स्ट कहूंगा, पहले प्रॉब्लम है, लास्ट में उसका सोल्यूशन आ सकता है। ये पूरा पैसेज था न्यूज़पेपर का। अ न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय देम, दे कैन हेल्प दिमाग की स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए विदाउट डिस्टॉर्टिंग दिस एंड दैट। रिजल्ट्स ने ये भी दिखाया कि हमारा ब्रेन इतना भी कॉम्पैक्ट नहीं होता। इस बात को स्टडी करने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एक काम कीजिएगा, पहले उन्हें फिक्स कर लीजिएगा, जिससे कि इस मैग्निफिकेशन इमेजिंग मेथड पर इंपैक्ट ना हो। इस वजह से हम लोग को रिजल्ट्स आते हैं शोइंग दीज रिजल्ट्स, एंड दिस टीम हैज नाउ सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। डाउट्स आर वेलकम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। जितना मुझे याद है ये बहुत 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 ज्यादा अच्छा पैसेज है, पैराजंबल कह लीजिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ऑनेस्टली आपने अगर सॉल्व नहीं किया है तो सिर्फ इस वीडियो के सहारे इसको मत देखिएगा। ऑनेस्टली आई रिक्वेस्ट यू टू पॉज दिस, क्योंकि जितने रूल्स और रेगुलेशंस आपने याद किए होंगे वो डेफिनेटली इसको क्रॉस करने वाले हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है, ऐसा है, वैसा है। तो इफ यू माने तो प्लीज मेरी तरफ से फॉलो, इसे पॉज कर लीजिए, सॉल्व कीजिए और उसके बाद सोल्यूशन देख लीजिएगा। मैं पॉज नहीं हो सकता टाइम सेव करने के लिए, हम लोग डिस्कस करते हैं। However, the opportunity of human life is too precious to be mere survival. Contradicting term है, however should not be the first one. I'm not stating must not be the first one, should not be the first one. कई बार ये भी स्टार्ट कर लेते हैं, जनरली नहीं होता। However, जिंदगी का the opportunity of human life is too precious to be mere survival. सिर्फ गुजारा करना से बेहतर है, हमारी लाइफ बहुत precious होती है। हाँ, in Buddhism, awareness has been equated to mindfulness. फर्स्ट स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट वन, कोई प्रोनाउन नहीं होना चाहिए, सारी कंडीशंस बी में है। बुद्धिज्म में अवेयरनेस को माइंडफुलनेस के तरीके से दिखाया गया है। तो ये अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है मुझे। पैसेज का ध्यान रखें। दिस डिक्टम, डिक्टम जनरली स्टेटमेंट्स, कोटेशंस के लिए मार्क करते हैं, सेइंग्स कह दीजिएगा उनके लिए। होल्ड्स द की टू अ फुलफिलिंग एंड मीनिंगफुल लाइफ। तो ये बुद्धिज्म वाली भी डिक्टम हो सकती है, जिसमें कि हमें फुलफिल करना है और मीनिंगफुल लाइफ लेनी है।
शायद हो सकता है, अभी मुझे नहीं पता, कोई डिक्टम जरूर होगी, तो वो तो बी में ही लिखा है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल the ultimate value of life depends upon awareness and the power of contemplation rather than upon mere survival। ये भी ठीक है यार, फर्स्ट तो मुझे भी लग रहा है। अब सोचो बी और डी दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों ऐसा लगता है फर्स्ट वन है, दोनों में से एक भी फर्स्ट वन नहीं है। ऐसी गलतियां एग्जाम में ना करें। ये अनअकैडमी पर जब मैंने कभी सॉल्व कराया था, मुझे याद है सबका आंसर डी या बी से स्टार्टिंग पर था, बट इट डजंट हैपन। आप नहीं कह सकते कि फर्स्ट स्टेटमेंट इतना इंडिपेंडेंट होगा, कई स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चलिए, कौन सी चीज पहले आएगी कौन सी बाद में, इंडिपेंडेंसी कहीं भी आ सकती है। इट इज अटेंटिवनेस फ्रॉम, अटेंटिवनेस क्या होती है, मीनिंग देख लेंगे, फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट अबाउट आवरसेल्व्स एंड आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, फॉर द मेजॉरिटी, ज्यादातर लोगों के लिए लाइफ मीन्स सिंपली ड्रिफ्टिंग थ्रू इट। ड्रिफ्ट होता है गाड़ी को जिस तरह ड्रिफ्ट कर देते हैं आसानी से, बस चलती रहे जिंदगी, बस आराम से अपनी कटती रहे। Struggling with mundane, lack of energy, duties, बस ऑफिस जाना है आ जाना है यार दिमाग खराब हो गया, ऐसी ड्यूटीज से नेगेटिव टोन है। एंड लिवलीहुड एंड कल्टिवेटिंग इन द फाइनल एग्जिस्ट, और एक दिन एग्जिट, एक दिन चला जाना है इस चीज के लिए। पता नहीं भाई, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे भी। इन एसेंस, इन एक्चुअल, अगर मीनिंग निकालें एब्स्ट्रैक्ट इस चीज का, रियलिटी में देखें तो अवेयरनेस मीन्स लिविंग लाइफ विद अलर्टनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। एक सेकेंड, मुझे अवेयरनेस का जिक्र जहां बी में था वो जी में भी है। दे मस्ट बी क्लोज्ड। कि अवेयरनेस क्या होता है, जिंदगी को अलर्टनेस से जीना और अंडरस्टैंडिंग के साथ जीना। बुद्धिज्म में जैसे अवेयरनेस को माइंडफुलनेस दिखाया है, तो ये एक स्टेटमेंट है बुद्धिज्म में, भाई इस धर्म में अवेयरनेस को ऐसे मानते हैं। इन एक्चुअल, इन रियल, एब्स्ट्रैक्ट, अगर इस बात को समझें तो अवेयरनेस तो ये होती है। तो आई होप सो बी के बाद कहीं जी लिखा जाएगा, बिकॉज उस कोटेशन को मार्क किया, वो धर्म का है। रियलिटी देखें, इन एसेंस अवेयरनेस का मतलब जिंदगी से ही होता है, अलर्ट होकर अपनी जिंदगी जिए, जो ऊपर भी मेंशन है। एक मुझे लिंक यहां से मिल गई, अगर आप पढ़ेंगे एक और लिंक मिल जाएगी। अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग को फर्दर डिफाइन किया है ई में भी। इट इज अटेंटिवनेस, पॉजिटिव टोन है, अटेंटिव होना, और अटेंटिव होना किसी बात के लिए वही तो अवेयरनेस कहलाती है। तो अवेयरनेस बी, अवेयरनेस जी, इट इज, इस इट का इस्तेमाल किसके लिए, अवेयरनेस के लिए। अटेंटिवनेस फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, अलर्ट भी यही कहता है, अच्छा अलर्ट मान लो, अटेंटिव को अवेयरनेस मत मान लो, अटेंटिव को आप अलर्ट मान लीजिए। अगर मैं अलर्ट हूं मतलब मैं अटेंटिव हूं, बोथ आर द सेम। 40% 60%, हमेशा की एक कॉमन कहानी मैं लिख भी दूं यहां पर, तो ये भी मुझे एक लिंक मिल गई। बट एक छोटी सी चीज, ये पॉजिटिव टोन है कि जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। और अभी तक जितने हमने सॉल्व किए थे, अक्सर ऐसा होता है, प्रॉब्लम पहले सॉल्यूशन बाद में। तो मुझे प्रॉब्लम भी तो दिख रही है ना, जिंदगी जीना ऐसे मतलब स्ट्रगल करते करते एक दिन चला जाना। एक छोटी सी चीज और मिली, नाम मात्र का मियर और मियरली, सर्वाइवल जहां पर जो लिखा है, इसी मियर सर्वाइवल का जिक्र यहां पर भी है। तो ये दोनों भी क्लोज होने चाहिए, मियर सर्वाइवल, डी और ए लिंक्ड है। मुझे नहीं पता ए फर्स्ट होगा या डी फर्स्ट होगा, ठीक है। और एक छोटी सी चीज और, डिक्टम, दिस डिक्टम होल्ड्स द की टू अ फुलफिलिंग मीनिंगफुल लाइफ। अगर ये डिक्टम मैं बी में लेकर जाऊं तो मेरी अवेयरनेस की लिंक टूट जाएगी जो प्रिसाइज है। तो फिर दूसरी डिक्टम कौन सी है मेरे पास, एरिस्टोटल ने कहा था कि जिंदगी ऐसे होनी चाहिए। और एक चीज और, अवेयरनेस और माइंडफुलनेस में लाइफ का जिक्र नहीं है बी में, लेकिन हाँ, द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन अवेयरनेस एंड नॉट रादर देन अपॉन मियर सर्वाइवल। दिस गिव्स द की टू फुलफिलिंग अ मीनिंगफुल लाइफ। जिस जिंदगी के लिए कोटेशन वहां डिक्टम लिखा है, उसी जिंदगी को मैंने डी में मार्क किया है। 99 नहीं 100% श्योर डी के बाद सी जरूर लिखा जाएगा। अब फर्स्ट वन कौन सा है, डी फर्स्ट वन हो सकता है जिंदगी, बी फर्स्ट वन तो नहीं होना चाहिए यार, ये पॉजिटिव टोन है जो प्रॉब्लम का रिजल्ट दिखाएगी। ए हो नहीं सकता, बचा कौन सा, इट इज हो नहीं सकता फॉर द मेजॉरिटी। एक थीम देखिए, मैं आंसर नहीं लिख रहा हूं, एक थीम देखिए। ज्यादातर लोगों के लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ ये होता है कि बस जिंदगी का गुजारा चलता रहे, आसानी से चलती रहे, काम चलता रहे, अपना गुजारा जीविका चलती रहे और एक दिन चले जाना है। ए, हालांकि ह्यूमन लाइफ इतनी भी ऐसी नहीं है ना कि सिर्फ सर्वाइवल के लिए हम जिंदा रहे, बहुत प्रेशियस है। और मियर सर्वाइवल तो मुझे वापस लिंक हो रहा है, एक कॉन्टेक्स्ट के लिए पढ़ूं। एरिस्टोटल ने कहा था कि जिंदगी को ऐसे जीना चाहिए, ना कि सिर्फ गुजारा करने के लिए। यह बात मीनिंगफुल लाइफ को दिखाती है।
अवेयरनेस के साथ जीना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए इसके और उसके द्वारा। एक थीम आपको समझ में आएगी। वंस अगेन वुड लव टू स्टेट द सेम वर्ड्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिस्कस सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम आफ्टर व्हिच यू कैन गिव द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम ओवर देयर। प्रॉब्लम कौन सी है? ज्यादातर लोगों के लिए जिंदगी सिर्फ ड्रिफ्ट करने के लिए नजर आती है। ड्रिफ्ट गाड़ी नहीं, सिर्फ जिंदगी का गुजारा बस चलती रहे। ऐसा नहीं है, आप जिंदगी को खुशहाल भी जी सकते हैं अवेयरनेस रखकर भी, अवेयर होकर माइंडफुल मीनिंगफुल जिंदगी जिए ना। तो मैं एरिस्टोटल से स्टार्ट नहीं करूंगा। एरिस्टोटल का कोटेशन क्यों आया? बिकॉज लोग बाग अच्छे से जिंदगी नहीं जीते। बुद्धिज्म का जिक्र मैंने क्यों किया? बिकॉज लोग बाग अच्छे से जिंदगी नहीं जीते। फर्स्ट ऑफ ऑल वो नेगेटिविटी या प्रॉब्लम मेंशन कर लेते हैं, उसके बाद वो पॉजिटिविटी या उसका सॉल्यूशन मार्क जरूर कर दिया जाएगा। आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट एफ है जहां पर जिंदगी को जीने का जिक्र किया गया है। एफ इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन। ज्यादातर मेजॉरिटी के लिए जिंदगी सिर्फ गुजारा करने का काम करती है, और ये नेगेटिव टोन है। सेम नेगेटिविटी मुझे यहां पर भी मिली है। इसके बाद फिर सारे स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं। हालांकि कॉन्ट्रास्ट कि जिंदगी जीनी है सिर्फ सर्वाइवल। हालांकि जिंदगी प्रेशियस है, सर्वाइवल की बात हमेशा मत कीजिए, जिंदगी में बहुत कुछ है। इसी बात का कॉन्ट्रडिक्शन रखा कि क्योंकि ये नेगेटिव टोन बस यहीं तक सीमित है। सर्वाइवल, मियर सर्वाइवल, सिर्फ जीने के लिए नहीं, बहुत प्रेशियस है लाइफ। इस बात को फिर कुछ कोटेशन से वेरीफाई किया है। नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी ए, कॉन्ट्रडिक्टिंग द प्रीवियस स्टेटमेंट। मियर सर्वाइवल को फर्दर वेरीफाई किया। एग्जांपल्स आफ्टर अ हाइपोथेसिस और थ्योरी। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मैं आपको बताता हूं, एरिस्टोटल ने कहा था, फिलोसोफर्स में हम लोग मानते हैं। तो नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी डी, कि अगर जिंदगी आपको अच्छे से जीनी है, ड्रिफ्ट नहीं करनी है, मुझे सिर्फ गुजारा नहीं करना, तो ऐसा होना चाहिए, ना कि सिर्फ मियर सर्वाइवल की बात करें। एंड दिस डिक्टम लाइफ के लिए सी होल्ड्स द की टू अ मीनिंगफुल लाइफ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एरिस्टोटल ने कहा, और भी एग्जांपल्स हैं। देखिए धर्म की बात करें, बुद्धिज्म में देखिए, बुद्धिज्म भी तो कहता है अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, कुछ बचा ही नहीं है। रियलिटी अगर देखोगे ना, सिर्फ बुद्धिज्म की बात करें तो इन रियल, इन एक्चुअल, गेटिंग द एब्स्ट्रैक्ट सेंस ऑफ दिस, हमेशा ऐसा ही होता है। नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी जी, और अलर्ट होना, अटेंटिव होना ई। और ऐसे हम अपनी जिंदगी का गुजारा नहीं, मीनिंगफुल लाइफ जरूर जी सकते हैं। वापस कहूंगा, ई ही सुनने में, डी फर्स्ट वन लगता है, मेजॉरिटी यही मांग करती है, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट। बी फर्स्ट वन लगता है, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट। कॉन्टेक्स्ट क्या चाहता है, पैसेज क्या चाहता है, उस हिसाब से जरूर जज करें। ठीक है, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है आपका। ज्यादातर लोगों के लिए जिंदगी गुजारा करने का काम है। हालांकि जिंदगी सिर्फ गुजारा के लिए नहीं होती यार। एरिस्टोटल ने लिखा था कि आपको जिंदगी अच्छे से जीनी चाहिए, ना कि सिर्फ सर्वाइवल के लिए। इस बात से हम लोग अगर इस बात को फॉलो करें तो दिस इज द की टू अ मीनिंगफुल लाइफ। इस धर्म में भी इस तरह का जिक्र किया गया है। इन एक्चुअल अवेयरनेस ऐसी होती है, एंड दिस इज योर अटेंटिवनेस अबाउट योर सराउंडिंग्स। ठीक है, टाइम काफ़ी हो गया, 1 आवर की समथिंग का वीडियो हो गया होगा सिर्फ 4 पैजम्बल्स में। बट आई होप सो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया। मेरी यूट्यूब पर ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। सो इसको यहीं पॉज करता हूँ कुछ चीज़ों के साथ में कि ये फर्स्ट वीडियो है जो लोग प्रीमियर में देख रहे हैं। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं, और आई होप सो आपको बहुत कुछ मिला होगा, थैंक्स अ लॉट आपके सपोर्ट के लिए। पर चाहूंगा कि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू कर पाऊं। उसके लिए आपका फीडबैक जरूर चाहिए, जो मुझे आप कमेंट्स में दे दीजिएगा, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू, मुझे वो कभी नहीं बोला लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली बात, लेकिन आपका फीडबैक चाहिए। चूंकि लाइव नहीं है तो मुझे आप बता सकते हैं, शुड आई कंटिन्यू दिस सीरीज और शुडंट आई कंटिन्यू दिस सीरीज। वापस रिक्वेस्ट है, आप बैंक एसएससी किसी भी चीज के लिए हैं, बैंक वाले हैं तो आपको पढ़ना होगा, ये चीजें आती हैं एसएससी में, ये पढ़ लो। अब जरा अपने एसएससी के सॉल्व करना, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और कल या परसों मेरा नेक्स्ट वीडियो एसएससी के ही पैराजंबल्स का है। तो आप चाहे मैं ऐसे वीडियोस और रखूं, मुझे नीचे बता दीजिए कमेंट्स में। अगर आपको नहीं लगता है तो आप मुझे मना भी कर सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। बट हाँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, हर चीज की सेपरेट प्लेलिस्ट है। आप मेरा चैनल स्क्रॉल करके एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, वर्ब्स, या बाद में आप देख रहे हैं तो एडवर्ब, प्रपोजिशन, वॉइस नरेशन की प्रॉपर प्लेलिस्ट है। वोकैबुलरी की, एसएससी, बैंक, सब के लिए अलग अलग कंटेंट जरूर अवेलेबल है। तो प्लीज चेक कर लीजिए, ग्रामर भी, वोकैबुलरी भी, और ये चीजें भी आपकी। ठीक है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट वापस, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं विद द सेम यूजर नेम कपिल म्यूजिक बॉय। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, और आपकी खुद की डाउट्स के लिए प्रोफेशनल कम्युनिकेशन ही मान लो, आप मुझे टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, मेरा चैनल एज वेल एज माई ग्रुप, जिससे आप अपनी डाउट्स और मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशन पा सकते हैं। कई पीडीएफ्स वगैरह जो आपको चाहिए वहीं पर मिल जाएंगी।
Facebook, if you want to, you can get connected with me with the same name, English by Kapil Dev Sharma, and Unacademy, India's largest and cheapest online learning platform. अगर आप ये चीज़ें और भी चाहते हैं तो जब मैं फ्री होता हूँ यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, वीडियोस बना दूंगा। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, लोग तो लिख देते हैं डेली वीडियोस डालिए, मुझसे पूछिए 6 बजे तक सुबह जागना होता है। सिंपैथी के लिए ये वर्ड्स नहीं है मेरे, लेकिन हाँ, अगर आप ऐसी चीजें और भी चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर रेगुलर बैचेस ऑन अ डेली बेसिस जरूर रहते हैं। For grammar, for vocabulary, for RC, parable, close test, fillers and all of them. Unacademy, India's largest and cheapest online learning platform. Batches के लिए mock test, quiz, doubt clearing session, हर चीज अवेलेबल है। If you are preparing for banking, please join me because I too am teaching for banking over there, one of the plus educators at Unacademy. और अगर आप किसी और चीज के लिए Unacademy चाहें, प्लस प्लेटफॉर्म पर जाना जहां पर आपको लाइव सेशंस रहते हैं। In case you miss that, you can watch it later as well. बहुत सारी फैसिलिटीज एक बार चेक कर लीजिएगा फॉर टोटल बैचेस। और एक छोटी सी चीज, सिर्फ मेरे लिए पे करके भी आप रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीए, जीएस कितने भी टीचर से कितने भी पढ़ सकते हैं, कितने भी बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, जस्ट विद द सेम अमाउंट। एक बार चेक कर सकते हैं अनअकैडमी। और हाँ, जो टोटल अमाउंट है, जितना मुझे याद है 6000 के आसपास है, प्लस माइनस समथिंग, 12 मंथ्स के लिए, जिसमें कि आप कितने भी टीचर से कितना भी पढ़ सकते हैं। और मेरा कोड यूज करके इसका भी 10% ऑफ हो जाता है। नॉर्मली वो 5400 पर है। सो प्लीज यूज माय रेफरल कोड इफ यू वांट टू जॉइन मी आउट देयर एट अनअकैडमी फॉर मोर सच कोर्सेज आउट देयर। Kapil Sharma, my referral code at Unacademy. Okay, would love to see you in the next video. Thanks a lot. So वापस वही चीज कहना चाहूँ, this is Kapil Dev Sharma. Always welcome to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. Thank you.